हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब बड़ा मस्त मस्त अपडेट लाया हूं जिसमें 10 मिनट में कम से कम 10 चीजें कवर करूंगा। लेबनान कवर करूंगा, इजराइल कवर करूंगा, यूएसए कवर करूंगा। यूएसए ने, ट्रंप ने अब एक इंटरव्यू में मोदी जी के बारे में क्या बोला और सुलेमानी के बारे में क्या बोला वो कवर करूंगा। पाकिस्तान की कैसे फजियत और हुई है वो कवर करूंगा और साथ में पैलेस्टीन ने भारत के लिए क्या बोला है वो कवर करूंगा। तो साहब चलते हैं, पहले पाकिस्तान की फजियत से श्री गणेश करते हैं। तो साहब ये 2 दिन पहले मैंने वीडियो आप लोगों को एक अपलोड करके G7 के टाइम पर बताया था कि मीडिया से एक बात थोड़ी सी मिस होती नजर आ रही है या मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया कि यार G7 के चक्कर में पाकिस्तान के मुंह पर गीला करके जूता पड़ा है। और वो जूता इस बात का पड़ा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो देश जो कटोरे के साए में जीता है, कटोरे की छाए में जीता है, उसने ये ट्वीट किया कि हम और कतर मिलकर जेनेवा में 19 जून को एक जॉइंट होस्ट बनेंगे, जॉइंट मेजबानी करेंगे, जहां पे सारे ये दल आएंगे, दोनों जो पार्टीज हैं, और वहां पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा और हम भी उस पर साइन करेंगे। इसको किसी ने यह नहीं बताया कि पहले से तैयारी हो गई थी यूएसए की, फ्रांस की और ईरान की कि हम G7 के मौके पर उसको डिजिटली साइन कर देंगे। जब G7 के मौके पर वो डिजिटली साइन हो गया और पाकिस्तान को बताया तक नहीं गया, तो आनन फानन में शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और कुछ आनन फानन में दूसरा ट्वीट कर दिया। फिर आप लोगों को यह खबर सुनने को मिली होगी कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो वार्ता होने जा रही थी वो नहीं होगी। वार्ता पहले था साइनिंग होगी, फिर हुआ वार्ता स्विट्जरलैंड में होगी, अब पाकिस्तान में नहीं होगी। तो साहब वो क्यों कैंसिल हुई? वो इस मारे कैंसिल हुई क्योंकि उधर इजराइल ने लेबनान को पेल दिया। अच्छा, ये लोग आपको नहीं बता रहे हैं कि लेबनान क्यों पेला गया। मैंने एग्जैक्टली बताऊं तो हिजबुल्लाह क्यों पेला गया। उनको यह लगा कि ये एग्रीमेंट हो गया है, तो हिजबुल्लाह के लड़ाके पब्लिक के साथ मिलके जो लितानी रिवर को पार करके सदर्न लेबनान में आने लगे। इजराइल ने कहा कि भैया फाइटिंग पर रोक लगी है, लेकिन हमने जो तुम्हारा इलाका घेर रखा है लितानी रिवर से नीचे, वहां तुम आ नहीं सकते। इस मारे इजराइल ने बॉम्बिंग की थी जिसमें 18 लोग हलाक हो गए। जब वो बॉम्बिंग हो गई तो फिर यह हुआ कि स्विट्जरलैंड में जो वार्ता भी होगी, अब वो वार्ता भी पोस्टपोन करी जा रही है। यह बात पाकिस्तान को भी पता चल गई, लेकिन रातों रात उस वार्ता को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि वार्ता होगी, सिर्फ उसमें जेडी वैंस नहीं जाएंगे। कौन कौन जाएंगे समझ लीजिए, अरागची जाएंगे, उसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, उसके बाद एक फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, उसके बाद आपके विटकॉफ जाएंगे, कुशनर जाएंगे, ये सब जाएंगे। और इनके जाने की सूचना भी पाकिस्तान को नहीं। मैं यार सही बता रहा हूं, उनके जाने की सूचना भी पाकिस्तान को नहीं दी गई। तो पहले पाकिस्तान को साइनिंग में धोखा हुआ, उसके बाद इस बात पर धोखा हुआ कि प्रभु वार्ता में तो कम से कम बगल में बिठा लेते। उन्होंने वार्ता कैंसिल करी, फिर उसको ग्रीन लाइट किया। अब सब जा रहे हैं, जेडी वैंस नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस इनविटेशन से भी पाकिस्तान को आउट कर दिया और कतर जा रहा है, कतर के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो यह फजियत हुई है कटोरे की छाए में जीने वाले पाकिस्तान के साथ। अब जब यह सब हो गया तो जेडी वैंस साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़ी खरी खोटी इजराइल को सुनाई कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, सिर्फ हम ही तुम्हारे साथ सिंपैथेटिक हैं, बाकी दुनिया ने तुमको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। तो इजराइल ने कहा अच्छा इतना ज्ञान दोगे? तो फिर कल फिर इजराइल ने लेबनान पर बॉम्बिंग करी और फिर 5 आदमी मारे, इस जिद में कि बेटा तुम हमें बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि अब लेकिन हिजबुल्लाह का और इजराइल का सीज फायर हो चुका है। सिर्फ सीज फायर हुआ है, जो एरिया घेर लिया है उसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं हुई है। और गाजा को, बेचारे सुन्नी गाजा को तो सब शिया भूल गए हैं, ये अलग बात है।
अब जो लोग ये कहते हैं, और रूबियो भी ये बोल रहा है एज अ वेरी पावरफुल पर्सन, कि साहब इजराइल तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और बहुत से आपने देखा होगा जाहिल भी ये बात पूरी दुनिया में आपको बोलते हुए मिल जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं इजराइल का आप लोगों को, अभी 6 महीने पुराने का, उससे आप लोगों को पता चल जाएगी कि इजराइल की औकात है क्या, और अमेरिका किस हद तक इजराइल से पंगा ले सकता है। अमेरिका ने यह तय कर लिया हम F-35 तुर्किया को बेचेंगे। डील साइन होने वाली थी, इजराइल ने कहा नहीं बेच सकते। क्यों नहीं भेज सकते? इजराइल ने कहा जो F-35 में रिसर्च करके हमने जो इन चीजों में टेक्नोलॉजी लगाई है, उसकी ये शर्त थी कि इसको अगर किसी थर्ड कंट्री को बेचना होगा तो आपको इजराइल का कंसेंट लेना होगा। आपने कंसेंट नहीं लिया, हम वीटो करते हैं, आप तुर्की को नहीं बेच सकते। और अमेरिका तुर्की को बेच नहीं पाया क्योंकि इजराइल ने कहा कि अगर बेचना है तो बेच दो, हमारे जो कंपोनेंट लगे हैं और जो हमारी रिसर्च है वो इसमें से निकाल दो, वो तुर्किया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये है औकात इस दुनिया में माशाल्लाह यहूदियों की, इजराइल की। तो जो ये उड़ते हैं ना कि अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है, आधे से ज्यादा पेपर और रिसर्च इजराइल में हुई है, या अमेरिका में यहूदियों की लॉबी के थ्रू हुई है, उनके पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन के बाद हुई है। जब रिसर्च पूरी हो गई है तो उसमें अमेरिका ने पैसा लगा दिया है, चीज तैयार हो गई है, वो चीज अमेरिका ने भी इस्तेमाल करी है और वो चीज इजराइल ने भी इस्तेमाल करी है। जाहिलों को इतनी अंदर की बात क्या समझाऊं, जाके गूगल करके F-35 की कहानी देख ले। ठीक, इजराइल वो मुल्क है जिसे सिर्फ पैसा चाहिए, जो मुल्क उसकी रिसर्च पर पैसा खर्च कर देगा इजराइल उस मुल्क को सुपर पावर बना देगा। अगर सऊदी अरेबिया इजराइल की रिसर्च में अमेरिका पीछे हट जाए और सऊदी अरेबिया इजराइल के साइंटिस्ट के साथ पैसा लगाना शुरू कर दे या यूएई लगाना शुरू कर दे, तो 10 से 15 साल में सऊदीया या यूए को इजराइल सुपर पावर बना देगा, कम से कम मिलिट्रीली और बहुत सी अदर मॉडर्निटी में और रिसर्च में। ये है माशाल्लाह इस दुनिया के यहूदी। तो जो अमेरिका और ट्रंप इजराइल को हल्के में ले रहे हैं ना, अगर अपनी रिसर्च रोक ले और यहूदी अमेरिका में जो इनकी लॉबी है वो किसी भी मिडिल ईस्ट नेशन के या यूरोपियन नेशन में शिफ्ट कर जाएं और पैसा पीछे से मिल जाए, तो अमेरिका का ना डब्बा गोल हो जाएगा। यह है हकीकत अमेरिकन रिसर्च की, जाके डिटेल पेपर पढ़ लेना लोगों ने क्या क्या लिखा है। यहां तक बात हो गई। अब इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोला? मुंह के सामने जो वो बोल रहा था, प्यारे हैं, ये हैं, ब्यूटीफुल हैं, किलर हैं। आपको पता है इन चीजों में मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सुनिए एक दूसरे इंटरव्यू में ट्रंप ने मोदी जी के बारे में एक सवाल पूछने पर बोला क्या है। If I ask you who are the two greatest or leaders you like the most on the world stage, I'd assume one of them is Xi. Yeah, I think in terms of leadership, I think that's true. Who's the other? When you think of power and leverage and the ability to execute on that. Well, I think Modi is Modi. very good, yeah. सुना साथियों, और यहां पर वो बोल रहा है जीपिंग एंड मोदी। तो अब आप इससे एक आइडिया लगाइए कि अमेरिका को, ट्रंप को नरेंद्र मोदी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उभरते हुए भारत से क्या खुंदक है? वो ही खुंदक है जो उभरते हुए चीन से आज से 20 साल पहले थी या अभी भी है। तो ये तो आया है ट्रंप का बयान, किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए। अब जो लोग कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नया सुपर पावर पैदा हो गया, नया सुपर पावर इस देश में पैदा हो गया ईरान के लिए। सुलेमानी को आप लोग जानते हैं कौन था? बड़ा रिवियर्ड आदमी था ईरान का, बहुत बड़ा जनरल, बिल्कुल सेकंड इन कमांड, मतलब समझ लीजिए जो उनके इस्लामिक हेड हैं उनसे नंबर 2 पोजीशन पर था। ये सब उसकी औकात जानते हैं क्या थी, ईरान में क्या सम्मान था, और दुनिया में जहां जहां भी शिया थे सुलेमानी का बहुत सम्मान था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुनिए उस सुलेमानी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये पीस डील होने के बाद बोल क्या रहा है।
अगर इस चीज को ईरान के मुंह पर हम जूता ना माने तो फिर ईमानदारी से बता दो क्या माने। सुनो क्या बोल रहा है। I was the one that killed General Soleimani. And if I didn't kill General Soleimani, we probably wouldn't be talking right now about this deal. सुना साथियों, ये है इनका एटीट्यूड उस मुल्क के लिए जिस मुल्क के बारे में जाहिल बोल रहे हैं कि नया सुपर पावर पैदा हो गया। अरे यार, हैं 100 लीडर मार दिए, 100 बड़े बड़े जनरल मार दिए। जो फिलहाल ईरान का लीडर है मुश्तबा, वो 4 महीने से 3 महीने से अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड नहीं आया है यार। वो 4 महीने से टीवी पर नहीं आया है यार। जो सुप्रीम लीडर को इन्होंने वॉर के शुरू में मारा, उसका अभी तक जनाजा नहीं उठा है यार। अभी तक उनको कब्र नसीब नहीं हुई है यार। और कहते हैं कि ईरान सुपर पावर बन गया और ईरान एक ये हो गया और ईरान ने यूएसए को हरा दिया और ईरान ने वो कर दिया। और चलते चलते फिर से नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता दूं और भारत के बारे में बता दूं। यूएसए ने क्या बोला ये सबको पता है। यूरोप के साथ भारत का क्या चल रहा है ये सबको पता है। इसी बीच रशिया के साथ भारत का क्या चल रहा है ये सबको पता है। जो अमेरिका बोलता था कि रशिया से ऑयल लेना बंद करोगे, वो ही ऑयल अब बढ़ के भारत का मैक्सिमम हो गया है जो भारत रशिया से ले रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये हो गया। साथ में पैलेस्टीन के भारत के एम्बेसडर ने कहा है हमें दवाइयों की, फर्स्ट एड की, वगैरह वगैरह चीजों की जरूरत है और वो हमें भारत नहीं देगा तो फिर कौन देगा। और भारत की गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की है कि ये चीजें हमें आप तत्काल एड के तौर पर मुहैया कराइए। तो पाकिस्तान का क्या चल रहा है वो बता दिया, भारत का क्या चल रहा है वो बता दिया, यूएसए का क्या चल रहा है वो बता दिया, और ईरान की हकीकत क्या है। अभी तक नए सुपर पावर का लीडर 4 महीने में नीचे से निकलकर ऊपर जमीन पर नहीं आ पाया है और उसको सुपर पावर बोला जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।